हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज नेट के लिए जो भी एस्पिरेंट हैं नेट के लिए वो चाह रहे हैं कि बेसिक कहाँ से आखिर शुरू करें, सिलेबस क्या है, इन सभी चीज़ों को बेसिकली हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि ये सिलेबस इंग्लिश का है क्या क्या। सिलेबस अगर समझ में आ गया तो आगे की चीज़ें यूजीसी नेट का प्रिपरेशन हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए, पीएचडी में एडमिशन के लिए, ये तीनों चीज़ के लिए हम लोग करते हैं। तो बेसिकली हम लोग को समझना है सबसे पहले कि सिलेबस क्या क्या है। तो इंग्लिश अगर आपका पेपर है, आप ग्रेजुएशन किए हैं इंग्लिश से और पीजी कर रहे हैं या फिर पीजी पास आउट है, नेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप समझें कि पहले सिलेबस क्या है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो वन बाय वन हम लोग पहले सिलेबस को देखते हैं। ये इंग्लिश के सिलेबस हैं, जो हमारा कोड है 30। अब देखिए, ये आपके स्क्रीन पर है। देयर आर 10 यूनिट्स इन इंग्लिश यूजीसी नेट सिलेबस। 10 यूनिट है। पहला यूनिट है ड्रामा, दूसरा यूनिट है आपका पोइट्री, तीसरा यूनिट है आपका फ्रिक्शन और शॉर्ट स्टोरीज इसमें इंक्लूडेड है, चौथा यूनिट है आपका नॉन फ्रिक्शनल। ये हमारा बेसिक, ये 4 यूनिट है ना बच्चों, ये एकदम बेसिक है। ये शुरुआती के बेसिक्स हैं जिससे हम लोग फ्रेमवर्क तैयार करेंगे इंग्लिश को समझने का। इंग्लिश में लिटरेचर में क्या क्या है, ड्रामाज, पोइट्री, नोवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ हो गए, नॉन फिक्शनल वर्क हो गए, इन सभी से हम लोग बेसिकली समझते हैं कि लिटरेचर में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या हो सकता है, ड्रामाज कैसे कैसे होते हैं, कौन ड्रामेटिस्ट हैं, कौन बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, इनका माइनर वर्क है, और ड्रामा में एक्चुअली कितने करेक्टर्स हैं, क्या कहानी है, प्लॉट क्या है, करेक्टर क्या है। वो फिर पोइट्री का उसी तरह हम लोग डिटेल करेंगे कि लंबे समय से सबसे पुराना फॉर्म ऑफ अगर देखें लिटरेचर, अगर सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म की बात करें तो वो पोइट्री है। सबसे पहले पोइट्री ही लिखी जाती थी, बाद में दूसरे फॉर्म्स ड्रामा या फिर फ्रिक्शन, नोवेल्स ये डेवलप होते हैं बाद में। सबसे पुराना फॉर्म है पोइट्री। तो पोइट्री को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि आखिर पोइट्री में क्या क्या कंटेंट है, कितने तरह की पोइट्री होती है, फिर कौन कौन अच्छे पोएट्स हैं या कौन कौन पोएट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, फिर उन पोएट्स के बारे में डिटेल करना, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सभी को समझना, और उसके लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार करना, ताकि नेट का जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं या फिर आप जो प्रिपरेशन कर पाएँ, डीप डेप्थ नॉलेज रख पाएँ, उसके लिए बेसिक क्लासेस ये सभी होने जा रही हैं। अच्छा, ये 4 यूनिट अगर आप अच्छे से कर लिए, इस 4 यूनिट के बाद आपको इंग्लिश के सारे चीज़ समझ में आने लगेंगे। इसके बाद जो 6 यूनिट हैं, ये यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपका जो फ्रेम स्ट्रक्चर बनेगा, जो मेन चीज़ समझा जाएगा, वो इसी 4 यूनिट से समझा जाएगा। अच्छा, अब आप देखो, अगर हम लोग ये 4 यूनिट अच्छे से कर लेते हैं तो अगले 6 यूनिट कौन कौन से हैं। अगले 6 यूनिट में हमारा सबसे नेक्स्ट वाला यूनिट है वो है लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज में आप लिंग्विस्टिक्स आप देखें, उसमें स्कैंडिनेवियन बोरोइंस है, फोनेटिक्स है, फोनोलॉजी है, सिलेबल सब समझना होता है, बहुत सारे सिलेबल्स हैं, मीटर्स हैं, राइम्स हैं, रिदम है, उन सभी चीज़ों को समझना होता है। फिर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें कौन कौन सी थेरीज है वो, और इसी से रिलेटेड है जो हम लोग पढ़ते हैं पेडागोजी, मतलब टीचिंग कैसे करना है, इंग्लिश किसी को पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है बच्चों को, और डेली यूज़ में क्या कहाँ कहाँ इंग्लिश आ रहा है। तो ये हमारा यूनिट सबसे इजी है, जो हम लोग सभी को ही जानते हैं। थोड़ा सा आपको परेशानी होगी जो लिंग्विस्टिक वाला पार्ट है उसमें। इसके अलावा जो नेक्स्ट यूनिट है, 6th यूनिट है, वो इंग्लिश का डेवलपमेंट इंडिया में कैसे कैसे हुआ, कैसे इंग्लिश यहाँ इंट्रोड्यूस हुई। जो सबसे पहले हमारे 1834 में मकाले मैन्यूट्स आया, और उसके बाद इंग्लिश का डेवलपमेंट, उसके पहले भी इंग्लिश थोड़ी बहुत आ चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते जब मकाले मैन्यूट्स आया तो प्रॉपर इंग्लिश डेवलप होने लगी। तो इंग्लिश जैसे जैसे डेवलप होगी तो उसमें राइटर्स भी आएंगे, उसमें पोएट्स भी आएंगे, उसमें अपनी फीलिंग्स लिखने वाले बहुत सारे राइटर्स, बायोग्राफीज़ लिखने वाले आएंगे। ये हमारा इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, क्योंकि चूँकि हम लोग सभी इंडिया से हैं, तो इंडिया के लिए इंडियन लिटरेचर पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है नेट के एस्पिरेंट को, क्योंकि ये करीब करीब 15 से आपका 20 क्वेश्चन, ये हर बार 15 से 20 क्वेश्चन इसमें नेट से आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये ज़रूर आप इसको अच्छे से पढ़ें।
अब नेक्स्ट जो यूनिट है वो हमारा है कल्चरल स्टडी। कल्चरल स्टडी में हमारा क्या है कि कोई भी कल्चर अगर एग्जिस्टेंस में आता है, जैसे हम लोग ना अभी कपड़े क्लोथिंग पहनते हैं, तो हमारी क्लोथिंग जो होती है वो बहुत सारे चीज़ों पर धीरे धीरे डेवलप होकर के इस स्टेज पर पहुंची है। या आप कोई चीज़ का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वो चीज़ ना आपको प्रोवोक करता है, कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपको कंपेल करता है, कोई स्पेसिफिक चीज़ करवाता है। तो वो कैसे काम करता है, सही में कहा जाए ना तो ये बड़ा प्रैक्टिकल सा चीज़ है। अगर आप देखें कोई भी एडवर्टाइजमेंट चल रहा होता है तो एडवर्टाइजमेंट को कैसे बनाया जाए कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे आप पहले अगर देखें तो ठंडा मतलब कोको कोला, जैसे ही गर्मी लग रही है, गर्मी का मौसम आया, आप देखो खूब सारा एडवर्टाइजमेंट उसका आने लगता है, ठंडा मतलब कोका कोला कोका कोला, उसके बाद सभी लोग कोका कोला पीने लगते हैं। तो ये क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है वो समझना, ये कैसे काम करता है, एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जाए कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, और ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें लर्ज हैं, कौन कौन सा अफेक्ट करता है और कैसे ये बनता है। यानी कल्चर कोई भी बन करके तैयार होता है तो कैसे होता है। अब देखो किसी के घर में आप जाओ तो गर्मी का समय है तो कोल्ड ड्रिंक आपको देंगे, पहले के टाइम में कुछ और था, अभी के टाइम कुछ और है। तो कैसे कोई एक बड़ी कंपनी जो जिसको हम लोग कहते हैं बुर्गियाजीज, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम क्या खाएंगे। आप खाने का भी चीज़ देखो बहुत सारा चेंज हो गया, पहले हम लोग नूडल्स नहीं खाते थे, अभी देखते हैं हम लोग कि नूडल्स हम लोग खाने लगे हैं। कैसे, क्यों खाने लगे, क्योंकि 2 मिनट में मैगी तैयार। अब ये क्या हुआ, इसके कारण बार बार वो कहा गया तो लगा कि अरे चलो मैगी तो बहुत अच्छा चीज़ है, 2 मिनट में तैयार हो जाता है, और बार बार हम लोग को फीड कराया गया, अंत में आदमी जाकर के उसको परचेज कर लेता है। हर जगह वही दिख रहा है, एडवर्टाइजमेंट में, टीवी में, सीरियल्स में, न्यूज़पेपर में, और अमिताभ बच्चन जो भी बड़े फ्रेम के लोग हैं वो उसको बता रहे हैं कि नहीं मैगी जो है अच्छी चीज़ है, इसको 2 मिनट में तैयार हो जाता है। तो आगे चल करके कल्चर का एडॉप्टेशन कैसा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और सबसे छोटा यूनिट है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ऑलमोस्ट 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक नेट में होता है। अगर आप इसका 4-5 ही लोग इसमें इंपॉर्टेंट हैं, उनको अगर पढ़ लिए अच्छे से, CCCS जो इस बर्मिंघम स्कूल में, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश की थी, वहाँ के 4-5 लोग एसोसिएटेड हैं, वहीं 5 लोगों को पढ़ लेने से हमारा काम बन जाता है। यानी हम लोग जो भी क्वेश्चन इससे आएगा उस यूनिट से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी, ये दोनों ना लगभग आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है क्या। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हम लोग क्रिटिक को पढ़ते हैं, क्रिटिक इंडिविजुअल ना अपना व्यू देते हैं, उनका अपना जज करने का है क्या, आप देखो बताते हैं, ये समझने की चीज़ है। जैसे आपको चश्मा लेना है, आप येलो कलर का चश्मा ले लिए तो आपको सारी चीज़ें येलो कलर की दिखेंगी। इसी तरह लिटरेचर में कोई एक एस्पेक्ट को आप उठा लिए कि हमको हर जगह सिर्फ फेमिनिज्म को देखना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फेमिनिज्म ही देखेंगे, यानी येलो ही देखना है आपको, ये कंफर्म कर लिए कि हमको सिर्फ और सिर्फ फेमिनिज्म देखना है। तो स्पेसिफिक क्रिटिक जो थे वो डिफरेंट ये स्पेक्स डिफरेंट चश्मा पहनते थे, जिस चश्मे से लिटरेचर को देखते थे। कोई व्यक्ति उसमें देख रहा है कम्युनिज्म, कोई दिख रहा है सोशलिज्म, कोई देख रहा है एक्सटेंशलिज्म, कोई देख रहा है हमारा कि क्लास का कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है, मार्क्सिज्म। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से उसको जज करते हैं, एक ही लिटरेचर में डिफरेंट चीज़ों को जज करते हैं। तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। और लिटरेरी थ्योरीज ना, तो जो भी क्रिटिक हुए उन सभी क्रिटिक में देखा गया कि अगर कॉमन क्रिटिक हैं, एक ही तरह का, मेरा व्यू भी सिमिलर फीमेल का है, दूसरा व्यक्ति का भी फीमेल का ही व्यू है, लेकिन उसको देखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उस सभी को एक अम्ब्रेला टर्म में ले आया गया, इसका नाम रखा गया थ्योरीज। थ्योरी का मतलब हुआ कि एक डिफरेंट चीज़, जैसे फेमिनिज्म के पुट से देखने वाले 5 लोग हो सकते हैं, फिर उसमें फेमिनिज्म में देखने वाले वो डिफरेंट चीज़ देख सकते हैं। कोई क्लास के बारे में देखेगा, पैसे का इकोनॉमी के बारे में देखेगा, कोई सोशल स्टेटस के बारे में एग्जामिन करेगा। तो उसको करने वाले कौन, ये थ्योरी बनाने वाले कौन, फिर थ्योरी के अंदर कौन कौन से थ्योरिस्ट हैं या क्रिटिक्स हैं, उनको हम लोग को देखना है। ये जो यूनिट 8 है और यूनिट 9 है, ये दोनों लगभग सिमिलर है, और वो एक्सटेंशन है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 और
प्री वर्ल्ड वॉर टू, यानी वर्ल्ड वॉर टू से पहले का और वर्ल्ड वॉर टू के बाद का, जो मॉडर्न एज के क्रिटिक हुए। मॉडर्न एज में बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट हुआ है लिटरेरी थेरी सब, जो न्यू क्रिटिसिज्म है, फॉर्मलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, डिकन्स्ट्रक्शन है, ये सभी ना पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू हैं, तो उनको हम लोग को देखना है। और लास्ट और आखिरी यूनिट 10th यूनिट है हमारा रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड दैट मीन्स you are preparing for PhD, you are preparing to become a research scholar। आप रिसर्च स्कॉलर बनने जा रहे हैं, तो रिसर्च में क्या क्या होता है, कैसे रिसर्च करेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, उसमें क्या बैरियर्स आएंगे, क्या क्या चीज़ हम लोग को मेंटेन करना चाहिए। और रिसर्च के डिफरेंट टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, इंडक्टिव रिसर्च है, डिडक्टिव रिसर्च है, इसी तरह डिफरेंट टाइप के रिसर्च हैं। उन सभी रिसर्चों के मेथड्स को पढ़ना, सैम्पलिंग भी हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, रैंडम सैम्पलिंग क्या है, उन सभी चीज़ों को समझेंगे। और इंग्लिश के जो भी मटेरियल्स हैं उनको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो ये हमारे 10 यूनिट्स हैं जो पूरे नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और है क्या, नेट के एग्ज़ाम में अगर आप अपेयर कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ईजी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, आपको डीप नॉलेज रखना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि कोई पूछ लिया कि भाई बताओ कि ये हैमलेट जो है किसका लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नहीं कभी भी आएगा नेट में कि हैमलेट किसका वर्क है, क्योंकि ये तो वन लाइनर है। उसमें आता है बहुत डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आपको कंपेल करेगा कंटम्पलेट करने के लिए, चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए, विचार करने के लिए, ताकि आप विचार करें, सोचें, अपना इंटेलिजेंस को लगाएं और तब जाकर के उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि फाइनली यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेसर, आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। आप दूसरे को गाइड करेंगे, दूसरे को स्कॉलर बनाएंगे, दूसरे को पढ़ाएंगे हायर एजुकेशन में, तो निश्चित ही आपका डेप्थ उन सभी से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप जब भी नेट के एग्ज़ाम को अपेयर करेंगे तो एक्सपेक्ट करेंगे कि क्वेश्चन एक्सट्रीम टफ क्वेश्चंस रहेंगे, इजी आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इजी आ गया तो देन यू आर लकी, बट द थिंग इज दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वैसा कभी होने नहीं जा रहा है कि इजी क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोगों को अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं, हमारे लेक्चर से शुरू करना चाह रहे हैं पढ़ना कि नेट की हम तैयारी करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहें। इट विल टेक टाइम। ये इजी नहीं है कि आज आप शुरू किए और कल आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और नेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे। आज आप बेसिक समझेंगे, इन सब बेसिक को समझने के बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे तब आप अच्छे से नेट के क्वेश्चंस को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा यूनिट हो गया। अब यूनिट में 1 by 1 सारे यूनिट्स को हम लोग समझते हैं। अब पहला यूनिट है ड्रामा। तो ड्रामा बेसिकली कहाँ किसको जाता है? ड्रामा is a form of storytelling that uses performance, dialogue and action to convey emotion, theme, ideas it involves। That means ये ड्रामा का ही अभी रिसेंट का फॉर्म है जिसको हम लोग फिल्म्स कहते हैं। फिल्म्स और ड्रामा ऑलमोस्ट सिमिलर है। ड्रामा में ना लाइव होता है, मतलब सही में हो रहा है और उसको हम लोग रिकॉर्ड करने का, क्योंकि पहले ना एंशिएंट एज में तो रिकॉर्ड करने का सिस्टम नहीं था, वीडियो रिकॉर्ड कर लिए और ये कर लिए, तो ड्रामा परफॉर्म ही होता था, लाइव ही आदमी को देखना पड़ता था। बेसिकली उसमें होता क्या था कि लोगों को परफॉर्म करते थे, लोग परफॉर्म करते थे, डायलॉग्स बोलते थे, एक्शन करके दिखाते थे कि लड़ाई हो रही है तो 2 शॉट 2 तलवार लेकर के वो चलाते थे एक दूसरे पर। डायलॉग्स होते थे, एक्शंस होते थे, प्यार हो रहा है तो किसिंग सीन या हगिंग सीन का सीन्स रहते थे। इमोशंस को रिप्रेजेंट करने का, रो रहा है तो दिखाए कि रो रहा है, उसके शेड हो रहा है, टीयर्स निकल रहे हैं उसके आँखों से, वो दिखता है। दैट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, वो आपके एक से ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन पर अफेक्ट डाल रहा है। दिमाग से तो आप देख ही रहे हैं, दिमाग से आप तो सोच ही रहे हैं, लेकिन वो आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जिसका अफेक्ट ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग लगता है हम लोगों को ये देखना, साथ में सुनना, एक्शंस, इमोशंस को। अच्छा, उसके थ्रू ना, ड्रामा के परफॉर्मेंस के थ्रू कुछ नॉलेज, कुछ डायडेक्शन, कुछ ज्ञान की बातें बताई जाती थी जिसको हम सीखते थे, समझते थे। पूरा ड्रामा देख लिए, कहानी को या पूरा कोई फिल्म देखे तो उससे आपको कुछ ना कुछ लेसन मिलता है, कुछ ना कुछ सीख मिलता है कि ऐसा जीवन में करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो थीम है उसको कन्वे करने के लिए वो सारे डायलॉग्स, जो प्रॉप्स कह सकते हैं हम लोग, टूल्स कह सकते हैं, डिफरेंट टूल्स यूज़ किया जाता था और ड्रामा को परफॉर्म कराया जाता था।
पहले तो स्टेज पर नहीं होता था, पहले ड्रामा ना स्क्वायर में होते थे, यानी रोड का जो किनारा है, जो जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है वहाँ पर परफॉर्म कराई जाती थी, फुटपाथ पर। फिर धीरे धीरे उसको डेवलप किया गया तो चर्चेज़ में परफॉर्म कराया गया, फिर और डेवलप होगा ड्रामा तो प्रॉपर थिएटर्स बने, और फिर थिएटर के बाद तो अब तो बहुत अच्छा डेवलप हो गया है। तो धीरे धीरे ड्रामा का डेवलपमेंट देखेंगे। और ड्रामाटिस्ट तो एक आप हम जो भी इंग्लिश के लोग होंगे जो ग्रेजुएशन किए होंगे वो विलियम शेक्सपियर को ज़रूर जानते होंगे। तो विलियम शेक्सपियर ड्रामा के कारण ही जाने जाते हैं, और उनका बनाया हुआ ग्लोब थिएटर अभी भी लंदन में रन कर रहा है। अभी अगर आप लंदन गए तो इट विल टेक $4 और 4 यूरो अभी लग रहा है, शायद 4 यूरो लगेगा, और 4 यूरो में आप कोई भी ड्रामा आप देख सकते हैं। शाम में आप बैठो, 2-3 घंटे का वो ड्रामा है, और उसमें लाइव परफॉर्मेंस होगी, वहाँ आर्टिस्ट रियल आपको दिखेंगे, वुड का बना हुआ है। कभी मौका लगे तो ज़रूर देखिए। तो ड्रामा का बेसिक हमको लगता है आपको समझ में आ गया। ड्रामा या नाटक हिंदी में इसको कहते हैं, तो नाटक से आप बहुत हद तक क्लियर हो गया। अब ड्रामा के नेक्स्ट कंटेंट को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट कंटेंट की इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, ड्रामा के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। प्लॉट का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट, पहला यही है। कोई भी व्यक्ति अगर ड्रामा लिख रहा होगा तो सबसे पहले कहानी का निर्माण करेगा। कहानी क्या, कहानी और स्टोरी और प्लॉट डिफरेंट है। वैसे तो प्लॉट का मतलब होता है कि हम पूरी कहानी को इम्पॉर्टेंट 1-2 इंसिडेंट, 2 या 4 इंसिडेंट बताए, वो 4 इंसिडेंट को सीक्वेंस में अगर लगा दिए तो वो प्लॉट हो जाता है। और उसको अगर लॉफ्टी चीज़ों से थोड़ा एक्सप्लेन करके अगर हम बता रहे हैं तो वो स्टोरी हो जाती है। तो प्लॉट और स्टोरी ऑलमोस्ट, अगर हम लोग नॉर्मली जो है, जो लिटरेचर से जुड़े नहीं हैं, वो दोनों को सिमिलर ही समझते हैं। प्लॉट और स्टोरी सिमिलर चीज़ें होती हैं, मोर एंड लेस होता भी सिमिलर है, लेकिन उसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग को समझना है। स्टोरी का मतलब है लॉफ्टी तरीके से कहानी बहुत सारी चीज़ें एलिमेंट को इनलर्ज करके बताएगा, और प्लॉट का मतलब है कि मेन इंसिडेंट। हमको लगता है आप बागवान फिल्म आप सभी ने देखा होगा, तो बागवान में अगर आप देखो तो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट क्या है, तो पहला इंसिडेंट होगा कि रिटायरमेंट होना एक व्यक्ति का, और अपना सारा प्रॉपर्टी जो है अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, एक इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट पेरेंट्स का डिवीज़न, सभी की 4-4 महीने सभी बच्चों के पास रहेंगे, तो 4 बच्चे होते हैं या 3 बच्चे होते हैं, तो उसके हिसाब से सभी डिवाइड करते हैं। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हो गया। तीसरा हो गया, इससे उनके जीवन में मेलांकली आई, दूसरे जो बच्चों के जीवन में है उनमें इफेक्ट पड़ने लगा, तो अंत में ये सेपरेशन को वो नहीं चाहते, तो वो पेंसिव होने लगा, उनके लिए पेनफुल होने लगा, तो फिर वो लोग यूनाइट किए, और फिर आगे कहानी बढ़ती है। उसके बाद वो लोग अपने बच्चों को छोड़ करके रहने लगते हैं। तो ये हुआ आपका प्लॉट का सीक्वेंस, घटनाओं का क्रम। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का मतलब यही होता है कि घटनाओं का एक क्रम होता है। अब कोई लव स्टोरी आप देख रहे हैं तो दिखाएगा कि लड़का कहाँ था, लड़की कहाँ थी, और दोनों कोइंसिडेंट से एक ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आमने सामने मिलते हैं, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद फिर उस दोनों में प्यार हो जाएगा, प्यार होने के बाद घर वाले दोनों के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ये इंसिडेंट हम बता रहे हैं, वो इंसिडेंट का एक प्लॉट बताए कि ये इंसिडेंट पहले होगा फिर ये इंसिडेंट होगा, दैट इज़ प्लॉट। और अगर इसी को हम थोड़ा लॉफ्टी तरीके से बता रहे हैं कि एक लड़का है जिसका नाम था राम, और उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है रिया, और उसके बाद वो दोनों मिलते हैं कॉलेज में, और उन लोगों के बीच में परवान चढ़ता है प्यार, और फिर वो लोग बहुत इधर मिलते हैं, होटल में जा कर के मिलते हैं, और फिर कॉफ़ी पीते हैं, घूमने जाते हैं, फिल्म देखते हैं। तो ये हो गया स्टोरी, अगर इतना डिटेल कर रहे हैं तब। यही अंतर है स्टोरी और प्लॉट में। नेक्स्ट, अब अगर आप कोई फिल्म लिख रहे हैं या कोई ड्रामा लिख रहे हैं तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर होंगे, सिर्फ हीरो और हीरोइन से ही ड्रामा तो बनेगा नहीं। हीरो होगा तो हीरो की फैमिली होनी है, हीरो का भाई होगा, हीरो का बहन हो सकती है, हीरो के फादर मदर होंगे, उसके अलावा उसके दोस्त होंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि हीरो होगा और उसका कोई दोस्त ही नहीं होगा, तो बहुत सारे लोग हैं जो उससे एसोसिएटेड होंगे। तो कैरेक्टर्स का निर्माण करना पड़ता है थीम के अनुसार, किस तरह क्या चीज़ हमको कन्वे करना है, उसके हिसाब से बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम लोगों को कंपाइल करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो कैरेक्टर होता है, फिर हीरोइन भी होगी तो हीरोइन की भी फैमिली होगी, उसकी दोस्त होगी, फैमिली होगी, घर होगा, या और बहुत सारे को बहुत बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं तो उनके सर्वेंट्स होंगे। तो उन सभी कैरेक्टर का निर्माण किया जाता है कि कैसे कैसे हम लोग कैरेक्टर का निर्माण करेंगे। तो ये दूसरा चीज़ है किसी ड्रामा का एलिमेंट। तीसरा है डायलॉग्स। डायलॉग सबसे इम्पॉर्टेंट है।
डायलॉग बोल करके आप बहुत सारी चीज़ें समझा पाते हैं, दिखा पाते हैं। ड्रामा में परफॉर्म हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, वही से तो हम लोग समझते हैं कि वो उसके अंदर क्या इमोशन है, उसके दिमाग की साइकोलॉजी क्या है, वो दिमाग में क्या सोच रहा है, वो डायलॉग्स ही बताएंगे। तो डायलॉग्स को कंपाइल करना बहुत, एक राइटर के लिए, एक ड्रामाटिस्ट के लिए डायलॉग का लिखना, जो डायलॉग्स अच्छे लिख पाएंगे, जो अच्छे से उसको स्पीचेस और उन सभी डायलॉग्स को कंपाइल कर पाएंगे अच्छे से। बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं जो हमेशा याद रखे जाते हैं। जैसे अभी वो कौन सी एक फिल्म आई थी जिसमें बोला गया फ्लावर समझ के पुष्पा फिल्म, तो उसका वो डायलॉग देखो, वो कितना इफेक्टिव सा डायलॉग है। वो डायलॉग हमेशा याद रहता है। बहुत सारा लोग पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या, तो वो डायलॉग ऐसा होता है जो दिमाग में एकदम पेनिट्रेट करे, तुरंत जो है आदमी इतना कैची रहे कि पकड़ ले। और डायलॉग्स ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा ही, बहुत सारे डायलॉग्स वैसे होते हैं जो डायरेक्टिव होते हैं, बहुत सारे मोटिवेटिव डायलॉग्स होते हैं। तो डायलॉग्स का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है करेक्टर के हिसाब से। अब मान लो कोई करेक्टर है, वो राजा है, और वो फनी डायलॉग अगर उसको मिल जाए तो वो करेक्टर के साथ मैच नहीं करेगा ना। अब मान लो कोई राजा है और वो जोकर की जरा उसको डायलॉग्स मिल गए तो गड़बड़ हो जाएगा ना, मैच ही नहीं करेगा। राजा है तो राजा के हिसाब से उसको डायलॉग्स मिलने चाहिए, उसका उस तरह से आवाज़ होना चाहिए, उस तरह से वो ट्रीट करना चाहिए, और ट्रीट करेगा तो डायलॉग्स भी उसके सजेशन में उसके साथ में होना चाहिए। इसके बाद जो आता है वो आती है सेटिंग। सेटिंग का मतलब होता है कि ड्रामा कहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, या ड्रामा का जो विजुअल बनाए हैं वो कहाँ पर हो रहा है। जैसे कोई ड्रामा है, लिखा गया है कि एक छोटे से गांव की कहानी है, तो ये छोटा सा गांव जो बताए ना, दैट इज सेटिंग। प्लेस, वो कहाँ घटनाएं हो रही है, घर में हो रही है, महल में हो रही है, मैदान में हो रही है, खेत में हो रही है, गांव में हो रही है। अच्छा, उसके साथ साथ इंक्लूड होता है बहुत सारा दूसरा चीज़ भी। वहाँ गर्मी पड़ रहा है या सर्दी पड़ रहा है। अच्छा, गर्मी और सर्दी से क्या फ़र्क होना है। गर्मी अगर पड़ रहा है तो क्लोथिंग में डिफरेंसेस आएंगे, वहाँ के क्लोथिंग हल्के होंगे। वहाँ क्लोथिंग जैसे इंडियन में देखो, जब भी गर्मी पड़ रहा है तो हल्के कपड़े पहने जाएंगे, पतले कपड़े पहने जाएंगे, और वो जो अगर आप सन एक्सप्लोजर में जा रहे हैं तो उसके हिसाब से उसको हाइड करने वाले कपड़े पहने जाएंगे। लेकिन अगर ठंड पड़ रहा है तब आप देखो, हम लोग बहुत सारा वार्म क्लोथ्स पहनते हैं, गर्मी वाला कपड़ा पहनते हैं, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। सेटिंग का इम्पैक्ट पड़ेगा ड्रामाज के स्पेक्टिकल्स पे, ड्रामा में जो दिखेगा उस पर अफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, आप देखो जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगा और वहाँ हीरो एकदम खूब गोरा हो जाएगा तो दिक्कत है। अगर वह कहीं पहाड़ी इलाका है और हीरो को बना दीजिएगा काला, कि वो डार्क शेडेड है, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहाड़ पे सूरज की रोशनी कम पड़ती है, वहाँ ठंड ज़्यादा होता है, तो वहाँ का कलर फेयर होता है। तो इन सब चीज़ों का कंपाइलेशन होता है, वो सेटिंग के थ्रू होता है। अच्छा, टाइम को भी देखा जाता है। अब मान लो कोई ड्रामा परफॉर्म हो रहा है, मान लो कोई ड्रामा बताया जा रहा है कि ये 16वीं सेंचुरी का ड्रामा है, और वहाँ पर कोई आदमी को दिखा रहा है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, टीवी देख रहा है। एक शोले फिल्म, बड़ी फेमस फिल्म है शोले, आप सभी ने देखी होगी। उसमें देखो एक सीन दिखाता है जिसमें वो लैंप जला रही होती हैं, जो हीरोइन है वो तो बताती हैं कि हम उस लैंप जला रही थी, उससे पता चलता है कि वहाँ बिजली नहीं है। लेकिन बाद में आप देखो कि वहाँ पर एक टैंक दिखाया जाता है, एक पानी की टंकी है, और उसमें अब बिजली नहीं है तो पानी की टंकी पे पानी कैसे जाता है, ये बड़ा एम्बिगुअस सा हो जाता है। नहीं तो सेटिंग यही सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए, ध्यान रख के बनाया जाता है कि अगर सेटिंग आप गांव का दे रहे हैं तो गांव का कल्चर हो, पूरा एडप्टेशन गांव का हो, शहर का हो तो शहर हो, मॉडर्न हो तो मॉडर्न, किस ट्रॉपिकल लेवल पर हो वो, किस कहाँ पर है वो जगह, एरिस्टोक्रेट्स सोसाइटी का है मेंबर या गरीब सोसाइटी का है, अमीर का है, गर्म इलाके का है, ठंडे इलाके का, इस सभी चीज़ों को मिला के हम कहेंगे सेटिंग। ठीक है। इसके बाद जो साइकोलॉजिकल चीज़ है वो हमारा होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि कुछ न कुछ आप ड्रामा देखने जाएंगे तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ न कुछ उसमें सस्पेंस होगा, कुछ न कुछ टेंशन होगा जो ऑडियंस को मिलता है। ऑडियंस को लगे अरे हीरो के साथ ये कैसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, हीरो का सारा पैसा जो है उसका दोस्त लेकर के भाग गया, तो आपको समझ में आ रहा है कि अरे ये तो बहुत गलत हुआ हीरो के साथ। आपको टेंशन होगा, एंजाइटी होगी, और ये एंजाइटी को खत्म करने का काम भी ड्रामा का है, और जो खत्म करने का काम है वो कहलाएगा रेजोल्यूशन। जो टेंशन दे रहा है, जो ऑडियंस को ये दिखाएगा, अच्छा उस टेंशन से क्या होगा, आप ड्रामा देखना पसंद करिएगा कि अरे अब हीरो का क्या होगा,
अब कैसे हीरो फिर से पैसा पाएगा, कैसे अपनी ज़िंदगी को चलाएगा, हीरो हीरोइन अलग हो गया है, तो आपको टेंशन होगा कि अरे दोनों मिलेगा कैसे। तो ये टेंशन को फिर क्या किया जाएगा, बाद में रिजॉल्व करने का मतलब है उसको खात्मे पर कंक्लूड किया जाएगा। वो जो प्रॉब्लम दिया गया आपको उसका सलूशन बताया जाएगा कि सलूशन क्या है, दैट इज रेजोल्यूशन। तो ड्रामा में ये हमारे 6 एलिमेंट्स होते हैं जिससे हम लोग ड्रामा को अच्छा या बुरा बनाते हैं या कहते हैं कि अच्छा ड्रामा है या बुरा ड्रामा है। अच्छा और बुरा ड्रामा इसी से बनता है। ये 6 चीज़ अगर बहुत अच्छे तरीके से रहा किसी भी ड्रामा में, ये 6 एलिमेंट अच्छे से कंपाइल किए गए हैं तो ड्रामा बहुत अच्छा होगा। उसकी स्टोरी प्लॉट अच्छा होना चाहिए, उसमें कैरेक्टर अच्छे बनाए जाने चाहिए, उसमें डायलॉग्स अच्छे होने चाहिए, उसमें सेटिंग अच्छी से दी जानी चाहिए, उसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए जो इंटरटेनिंग बनाता है, और लास्ट में जो है जब आदमी घर जा रहा हो ड्रामा देख करके तो उसको लगना चाहिए कि अब कुछ नहीं बचा, हीरो कंप्लीट हो गया। वैसा ना लगे कि टेंशन में, कि आपको ये ना लगे कि अरे अब हीरो की माँ का क्या हुआ होगा, ऐसा आपको कभी ना लगे कि नहीं अब सब चीज़ कंप्लीट हो गया, अब ड्रामा में कुछ नहीं बचा है। सो दैट इज़ परफेक्ट ड्रामा। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट ऑफ ड्रामा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। वैसे तो हम 4-5 लिख दिए, अदरवाइज इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं। जब हम लोग ड्रामा को थैरली पढ़ेंगे तब और बहुत ज़्यादा करेंगे। थिएटर ड्रामा का मतलब जिसको स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। फिल्म भी ड्रामा के रूप है, रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है। टेलीविज़न ड्रामा, टेलीविज़न पर जो सीरियल देखते हैं वो भी ड्रामा ही है, वो एपिसोडिकल ड्रामा रहता है, छोटा छोटा शो में छोटा छोटा बार बार नज़र आता है, तो वो भी ड्रामा ही है। या आप जो कॉमेडी नाइट विद कपिल देखते हैं तो वो सब क्या है, ये सभी भी ड्रामा का ही फॉर्म है। रेडियो ड्रामा होता है। अच्छा, रेडियो ड्रामा ये खास चीज़ है, रेडियो ड्रामा परफॉर्म नहीं होती है बल्कि ये सुनी जाने वाली ड्रामा है, और रेडियो ड्रामेटिस्ट आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो अंग्रेज़ी में ये बड़ा प्रेवलेंट है जो रेडियो ड्रामा अभी रिसेंट के एजेस में, क्योंकि रेडियो बहुत रिसेंट में आई है, बहुत पुराना है नहीं ये टेक्नोलॉजी, तो उसका ड्रामा आप देखेंगे। फिर डांस ड्रामा होता है, यानी स्टोरी बताई जाती है वो नाच करके, गाना गा चल रहा है जैसे ओपेरा हो जाएगा या बैलेट्स हैं, ये सभी क्या होते हैं, डांस के साथ साथ कहानी भी चल रही होती है, गाना भी चल रहा है, गाना में पूरा मैसेज और वो चल रहा है और उसी में पूरा कहानी बता दिया जाता है, तो इसको डांस ड्रामा कहते हैं। देयर वेर सेवरल अदर टाइप ऑफ ड्रामाज ऑल्सो, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा ऑल्सो, थिएटर ऑफ अब्सर्ड हो जाएगा, थिएटर ऑफ मैनस हो जाएगा, जो एकदम मॉडर्न एज के ड्रामा है। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। बेसिकली अभी ये हम लोग समझ लेते हैं कि थिएटर, फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो ड्रामा और डांस ड्रामा। डांस ड्रामा म्यूज़िकल ड्रामा भी है, म्यूज़िक भी इसमें होता है। नेक्स्ट आते हैं ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। ड्रामा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिजिकली वो बना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन या एक्सपोजिशन। इस बार भी नेट में एक क्वेश्चन आया था कि प्रोलैप्सिस या प्रोटैप्सिस किसको कहते हैं, तो वो एक्सपोजिशन, इंट्रोडक्शन। एक्सपोजिशंस का मतलब ये होता है इंट्रोडक्शन, ड्रामा का शुरुआत होगा तो कहानी शुरू में देखो बताई जाएगी, ऐसा नहीं है कि मिड से शुरू होगी, ये कहानी में शुरुआत में बताया जाएगा कि एक आदमी है जो ये इस पोस्ट पर है, ऐसे ऐसे है, उसके 4 बच्चे हैं, ये है और ये बैंक में काम कर रहा है, बागवान सब देख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन होगा। फिर धीरे धीरे वो आने वाले सीक्वेंस को, आने वाली घटनाओं के बारे में आपको मैसेज देना शुरू करेगा। ये इस तरह का एक प्लॉट बन करके तैयार होगा। आप देखो ये ग्राफ में बनाएंगे ना तो ऐसे धीरे 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 वो क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ेगा। जो पीक होता है ना उसको हम लोग क्लाइमैक्स कहें, ये हुआ क्लाइमैक्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है ना उसको हम लोग कहेंगे ये हो गया हमारा क्लाइमैक्स, ये क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट। तो आप अगर कोई फिल्म देख रहे हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, जैसे बागवान देख रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट क्या हुआ, तो अमिताभ बच्चन का घर छोड़ना, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। तो उसके लिए बहुत सारी घटनाएं होंगी तब फाइनली जा करके उस इंसिडेंट पर हम लोग पहुंचेंगे। यानी क्लाइमैक्स पर पहुंचने से पहले बहुत सारी घटनाएं होगी जो राइज ऑफ एक्शन कहलाएगा, कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग जिसको कहते हैं। फिर इसका ग्रीक नाम भी है, उसको हम लोग कहते हैं डैसिस, फिर लैसिस। क्लाइमैक्स पहुंचने के बाद धीरे धीरे अब सारा चीज़ सॉल्व होगा। धीरे धीरे सब चीज़ ठीक हो रहा था अमिताभ बच्चन के लाइफ में। बागवान देखो फिल्म, उसमें धीरे धीरे वो पैसा कमाने के लिए कर रहा था, मेहनत कर रहा था, उससे पता चल रहा था कि वो अब ठीक हो रहा है, और एंड होने में वो सभी को लेसन देता है। उसको हम लोग कहते हैं डिनाउंसमेंट, डिनोमा या डिनाउंसमेंट या अंत।
तो अंत होने तक सारा चीज़ सॉल्व हो जाना। उसके बाद आपको या हमको सभी को समझ में आ गया कि अमिताभ बच्चन अब अपने बच्चों के पास नहीं जाएगा, अपने पास ही रहेगा और उसके पास प्रॉपर्टी हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है ड्रामा का जिसको फॉलो करना कंपलसरी होता है। इवन दो दूसरे ड्रामा भी आजकल हुए हैं जिसमें क्लाइमैक्स ये शुरू में ही क्लाइमैक्स हो जाएगा या तो कभी क्लाइमैक्स अंत में होगा, ऐसा भी हो सकता है ड्रामा, लेकिन वो ड्रामा अच्छे नहीं माने जाते हैं। बेसिकली ये ड्रामा का फॉर्मेट होता है, जो क्लासिकल फॉर्मेट है वो हम बताएं, बाद बाकी दूसरे फॉर्मेट्स भी होंगे। अब बहुत सारा ऐसा भी ड्रामा होगा कि क्लाइमैक्स अंत में होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ऐसा भी होता है, कभी कभी शुरू में हो जाएगा और उसके बाद होगा। जैसे आप सस्पेंस वाला कोई फिल्म देखो जिसमें मर्डर हो गया और मर्डर सॉल्व होते होते अंत होगा फिल्म, तो क्लाइमैक्स ही शुरू में हो गया, मर्डर शुरू में ही हो गया, फिर धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। तो वैसा भी होता है, बट वो बहुत रेयर है। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्लासिकल का बात कर रहे हैं, क्लासिकल में क्लाइमैक्स वैसे ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा जॉनराज, बहुत डिफरेंट फीलिंग इमोशंस को देने वाला वो ड्रामा का जॉनरा है। ट्रेजिडी जिसमें दुख होगा फिर सुख होगा, इस तरह का फॉल एंड राइज चलेगा। कॉमेडी जो हंसने के लिए रहेगा। बेसिकली ट्रेजिडी हमारा रहता है नॉलेज के लिए या डायरेक्शन के लिए, ये डायडेक्टिक होगा। डायडेक्टिक का मतलब हो गया वो नॉलेज देने वाला हो गया, नॉलेज देने वाला होगा। और कॉमेडी क्या होगा, प्लेजर के लिए होगा। कॉमेडी होगा हम लोगों को मज़ा देने के लिए। हिस्ट्री जो हम लोग को इतिहास के बारे में बताएगा। रोमांस जो लव स्टोरी और नेचर के बारे में बताएगा। इसी तरह मेलोड्रामा जो घरेलू है, किचन सिंक वाला है। मेलोड्रामा का मतलब खूब कपड़ा, खूब सारा डायलॉग और एकदम बढ़ा चढ़ा के हाइपरबली है, एकदम खूब सारा डायलॉग है, प्यार को एक्सट्रीम लेवल तक ले जा करके दिखाया जाएगा। आप देखो फिल्म में वो धीरे धीरे गिर रहा है बच्चा, हीरो आ रहा है दौड़ करके और पकड़ लिया, दैट इज़ मेलोड्रामा। ठीक है। फिर म्यूजिकल ड्रामा भी होते हैं। म्यूजिकल ड्रामा मतलब जिसमें म्यूजिक का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है, या पूरा ड्रामा ही म्यूजिक के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसको वर्स ड्रामा कहते हैं। वर्स ड्रामा भी अभी डेवलप हुआ है। कुछ 20th सेंचुरी के राइटर थे, वो भी एक एस्बन करके राइटर हैं, विक्टोरियन एज रेस्टोरेशन एज के टाइम वो भी लिखते थे। इसके अलावा दूसरे राइटर भी थे जो वर्स ड्रामा को लिखते थे। अभी ना T.S. इलियट वर्स ड्रामा लिखे हैं, तो उन सभी ड्रामाटिस्ट को भी हम लोग देखेंगे और ड्रामाज को भी देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट आते हैं हम लोग, कौन कौन से डिवाइस यूज़ किए जाते हैं। डायलॉग का मतलब दो व्यक्ति के बाद, दो व्यक्तियों के में बातचीत दिखाया जाता है, उसको डायलॉग। मोनोलॉग का मतलब एक ही व्यक्ति है और वो बोल रहा है, दूसरा कहाँ है वो नहीं पता, दूसरा ऑडियंस होगा या कोई भी होगा, भीड़ होगा बहुत से लोगों को, एक ही व्यक्ति लेकिन बोल रहा है, दूसरे लोग हम लोग को समझ में आ रहा है वो किसको बोल रहा है, वो समझ में आएगा, तो मोनोलॉग। सलोकली का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपने आप से बात कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कभी कभी हम लोगों के साथ होता है ना, बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि आज वो मिलेगा ना तो उसको बोलेंगे कि ये मेरा काम कर देगा और ये कर देगा, तो दैट इज़ सलोकली। जब आप अपने आप से बात कर रहे होते कि आज हम ना ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वो आदमी मिलेगा, अगर हमको ऐसा बोला तो हम ऐसा जवाब देंगे, दैट इज़ सलोकली। इमेजरी का मतलब होता है, इमेजरी बेसिकली होता क्या ना कि हम लोग ना कोई भी चीज़ प्रेजेंट करते हैं दो तरीके से, एक तो फिजिकली और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। यानी कोई चीज़ हम लोग को दिखने वाला होता है, देखने समझने वाला, सुनने वाला होता है, समझने वाला होता है। अब कुछ चीज़ वैसे हैं जो कंक्रीट है। कंक्रीट होने का मतलब जो दिख रहा है। मान लो एक छोटी सी इंसिडेंट से हम आपको बताते हैं। एक आप देखे क्या कि एक छत पर एक ओल्ड एज व्यक्ति है और एक बच्चा है। जो ओल्ड एज व्यक्ति है ना, एक बच्चे को मार रहा है। तो ये आप देखे और ये देखे, दैट इज़ कंक्रीट थिंग। देखे और आपके दिमाग में एक परसेप्शन बना कि देखो वो ओल्ड एज का आदमी कितना बदमाश है, वो मार रहा है बच्चे को। लेकिन अब जब आप मेंटली उसको समझने का कोशिश किए तो पता चला, या फिर आप जा करके देखे, पता किए तो पता चला कि वो व्यक्ति उसका दादा है और वो बच्चा जो है ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड सन है उसका। और बच्चा क्या कह रहा है कि दीवार के जो छत की रेलिंग है ना, टेरिस की रेलिंग या जो टेरिस की दीवार है उस पर चढ़ने का जिद कर रहा है, इसलिए वो बच्चे को मार रहा है कि उस पर मत चढ़ो, गिर जाएगा। अच्छा, अब देखो हुआ क्या। ऐसे हम लोग देखे ना, कंक्रीट जो हम लोग को दिखा वो लगा, उसमें हम लोग को क्या लगा कि वो जो ओल्ड एज आदमी है वो बहुत बदमाश है। लेकिन जब आप उसको समझे तो समझ में आया कि वही ठीक है, बच्चा ही गड़बड़ है। तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो गया।
फिजिकली देख करके हम लोग समझ रहे हैं कुछ और, लेकिन जब मेंटली उसको कंटेम्पलेट किए, जब उसको दिमागी रूप से अध्ययन किए, तो हमको पता चल रहा है कि वो डिफरेंट चीज़ है, वो नहीं है जो दिख रहा है। तो वो हो गया इमेजरी। सिंबलिज्म का मतलब कभी कभी हम लोग डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं बोलते हैं, बल्कि उसको सिंबलाइज करते हैं कुछ डिफरेंट दूसरे चीज़ों से। मान लीजिए हमको बोलना है कि मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, तो हम गर्लफ्रेंड नहीं, हम बोले आज मेरा चांद जो है हमको दिख गया था। गर्लफ्रेंड को देखे नहीं, बल्कि हम क्या बोल रहे हैं कि मेरा चांद आज हमको दिख गया। आप अरे चांद तो यार डेली निकलता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट है, यानी हम चांद से अपनी गर्लफ्रेंड को सिंबलाइज कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। आयरनी का मतलब हो गया व्यंग्यात्मक। कभी कभी ना हम लोग बैठे रहते हैं और कोई आदमी है तो वो बहुत सुंदर बता रहा है कि सर हम तो, या कोई लड़की है कह रही है कि हम बहुत सुंदर हैं, तो आप उसको बोल रहे हैं कि द ब्यूटी शैल डाई विथ यू। आप इतने सुंदर हैं कि आप अगर मर जाएंगे तो सुंदरता ही पृथ्वी से खत्म हो जाएगी। तो नहीं, ये व्यंग्यात्मक शब्द लगा कि आप व्यंग कर रहे हैं कि यही व्यक्ति सुंदर है। या कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं उसको कि अरे यार तुम तो एकदम सलमान खान लगता है। दैट इज़ आयरनी। व्यंग करना, किसी पर तंज कसना, तो उसको हम लोग आयरनी कहेंगे। तो ये हमारा ड्रामेटिक डिवाइसेस है, जिस डिवाइस का यूज़ करके हम अपने आइडियाज़ को कन्वे करेंगे ड्रामाज में। तो ये हमारा, इसके अलावा भी बहुत सारा है, लेकिन हम लोग बेसिक स्तर पर अभी समझ रहे हैं कि हम लोग थोड़ा बहुत आइडियाज़ ड्रामा के बारे में बना लें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फंक्शन ऑफ ड्रामा। देखो बेसिकली ना ड्रामा का फंक्शन इंटरटेनमेंट ही है। इंटरटेनमेंट बेसिक फंक्शन है। इसके अलावा वो सोशल कमेंट्री है, समाज में क्या चल रहा है उसको बताने का काम भी वो करता है। इमोशनल कैथारसिस। इमोशनल कैथारसिस का मतलब है कि आपके इमोशन का प्यूरिफिकेशन करना। कैथारसिस का मतलब ये होता है किसी चीज़ को प्यूरिफाई करना। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है, आप जाके फिल्म देख रहे हैं, अच्छी फिल्म देखे, आपका सारा टेंशन रिलीज हो गया, दैट इज़ इमोशनल कैथारसिस। एजुकेशन का मतलब तो हम लोग बार बार समझ रहे हैं कि डायरेक्शन, कोई ना कोई नॉलेज का चीज़, और कल्चर प्रिजर्वेशन, यानी हम लोग का जो कल्चर है, हम लोग का जो हेरिटेज है, पास्ट है, उसको बचा के रखने के लिए भी ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्रामा का ये 5 मेजर फंक्शन है। नेक्स्ट आइए, ये फिर से एक ही स्लाइड बन गया है, तो हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं। अब हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं। तो लास्ट हम लोग ड्रामा से सीखे क्या कि ड्रामा हैज़ अ पावर टू इंगेज, इंस्पायर एंड चैलेंज ऑडियंस। ये ऑडियंस को क्या करता है, इंगेज करता है। आप देखो ड्रामा देख रहे होते हैं तो कुछ लोग हैं तो हंसने लगते हैं, कुछ लोग वैसा मेलांकलिक वाला सीन आया तो रोने लगेंगे, यानी इंगेज कर रहा है ड्रामा, हमको इंस्पायर कर रहा है। इंस्पायर का मतलब मोटिवेट कर रहा है अच्छा करने के लिए, मोरली हम लोग को एडवांस इन्हांस होने के लिए, और चैलेंज कर रहा है ऑडियंस को अच्छा बनने के लिए, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। एंड एक्सप्लोरिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंस थ्रू स्टोरी टेलिंग। बहुत सारा एक्सपीरियंस है। देखो हर इमोशंस हम लोग करके नहीं ले सकते हैं, तो वो सारा इमोशंस, नॉलेज, वो सारा ज्ञान हम लोग को कैसे प्राप्त हो जाएगा, ड्रामा के थ्रू प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ड्रामा से सीखते हैं। तो ये हमारा ड्रामा के बारे में हो गया। नेक्स्ट हमारा ये हमारा पार्ट 1 था। ड्रामा के बारे में बेसिक नॉलेज हम आपको दिए हैं अभी, लेकिन ये बेसिक नॉलेज सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी है, पूरी जानकारी नहीं है ये। जब हम लोग थॉरली सिलेबस को समझ लेंगे ना, अभी यूनिट 2 में हम लोग पोइट्री को डिस्कस करेंगे। जब पोइट्री को डिस्कस करेंगे तो पोइट्री के बारे में समझेंगे कि पोइट्री को कैसे कैसे हम लोग को एग्जामिन करना है, देखना है किस टाइप की पोइट्री होती है, वो सारा चीज़ समझेंगे। जैसे आज हम लोग ड्रामा को समझे, नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा उसमें हम लोग पोइट्री को समझेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ये 4 जो बेसिक है, वो चारों बेसिक जो आप देखो जो हम लोग पहले सिलेबस में देखे थे उसको पहले समझ लेंगे, उसके बाद। अच्छा, और एक आखिरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस चैनल को, अभी चैनल तो न्यू है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई लगे कि कुछ इम्प्रोवाइजेशन का ज़रूरत है, आपको इंटरेक्ट करने की इच्छा हो कि नहीं सर से बात हो जाए, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल हम रिप्लाई करेंगे। फॉर टुडे इट्स इनफ। थैंक यू फ्रेंड्स।